आर्टिकल 163(1) में गवर्नर जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका अपना डिस्क्रिशनरी पावर्स भी है। 163(2) में इफ अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ मैटर फॉल्स अंडर द गवर्नर्स डिस्क्रिशन पावर और नॉट, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर जो है वही फाइनल रहेगा एंड ही विल बी नॉट कॉल्ड इन क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। और जो थर्ड सब क्लॉज है 163 का, कोर्ट शैल नॉट इंक्वायर कि किस तरह का एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को दिया है, ये कोर्ट इंक्वायरी नहीं करेगा। व्हाट वाज द एडवाइस, ये आर्टिकल 74 में है, प्रेसिडेंट का सेम केस है। लेकिन गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट से ज़्यादा है क्योंकि वो सेंट्रल का एजेंट हिसाब से काम करता है, तो थोड़ा सा उनको स्टेट का मानना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, थोड़ा सा सेंटर का भी मानना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नर टाइम टू टाइम जो है हर हाउस को, ईच हाउस ऑफ लेजिस्लेचर को मीट करने के लिए बुलाएगा एट अ प्लेस वेयर ही थिंक्स फिट, बट 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शैल नॉट इंटरवेल लास्ट सिटिंग से ऑफ वन सेशन टू द डेट फॉर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन, मतलब पहला सिटिंग अगले सेशन का और लास्ट सेशन में 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ये 174 का सब क्लॉज 1 है। उसके बाद 174 का सब क्लॉज 2 है, गवर्नर में फ्रॉम टाइम टू टाइम भी एक हाउस को प्रोक कर सकता है या तो डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। प्रेसिडेंट भी प्रोक करता है। देखिए PR है मतलब प्रेसिडेंट, यानी एक लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में स्टेट में गवर्नर रहेगा। लेकिन ये जो टाइम टू टाइम गवर्नर बुलाएगा लेजिस्लेचर को मिलने के लिए, ये जब उसको थिंक फिट करेगा, ये गवर्नर खुद नहीं करेगा, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये इसको चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस पे करना पड़ेगा। समॉन भी कर सकता है, प्रोक भी कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस चाहिए लेजिस्लेटिव का टोटल काम करने के लिए। नबाम रेबिया केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था कि ये टोटल जो है नॉट जनरल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है गवर्नर का, लिमिटेड डिस्क्रिशन है, मतलब पूरी जो डिस्क्रिशनरी पावर है ऐसा नहीं है, लिमिटेड वे में। गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, जैसे आर्टिकल 200 बिल को रिजर्व करना प्रेसिडेंट के लिए, 356 प्रेसिडेंट को बोलना कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दीजिए, या 239(2) जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो जो 239A जो वो आपका दिल्ली वगैरह का, पुडुचेरी का, ये गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल में ही दिया हुआ है, ये वो इस तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन फिर कुछ सिचुएशनल भी है, मतलब जैसे CM को अपॉइंट करना या कोई स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करना, ये सिचुएशनल, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाना, मिनिस्ट्री को डिसॉल्व कर देना या जो डिसमिस कर देना, ये सारा सिचुएशनल है, सिचुएशन के ऊपर है। आर्टिकल 371 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी है कुछ स्टेट्स के लिए, जैसे मणिपुर का हिली एरिया हो गया, आसाम, गुजरात, वो सब जो स्पेशल प्रोविजन है, तो उसके लिए भी थोड़ा डिस्क्रिशनरी पावर रहता है। ये वो सब जगह जैसे हिली एरिया या इन सब स्टेट्स का जो ट्राइबल एरिया है, इनको मैनेज करने के लिए उसको डिस्क्रिशनरी पावर उनको मिलता है। राजस्थान में रिसेंटली सचिन पायलट जी को लेकर जो सब केस चल रहा है एंटी डिफेक्शन वगैरह का, तो कांग्रेस जो है वो अभी थोड़ा सा बाजी नहीं मार पा रहा है। BJP ने क्लेम किया है कि शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवा दीजिए, कि ऐसा है कि शायद इनके पास मतलब नो कॉन्फिडेंस रहेगा, हार जाएंगे, गवर्नमेंट गिर जाएगा। अगर कभी भी कोई गवर्नमेंट गिरने वाला होगा या गिरने वाला, तो फिर थोड़ी ना एडवाइस देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मेरा गवर्नमेंट को गिराओ या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाओ, ऐसा तो नहीं करेगा। इसलिए ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है और ये सिचुएशनल। इंडियन बैंकिंग सिस्टम कोलोनियल लेगेसी था, पहले बैंक ऑफ कलकत्ता था, बाद में 1921 शायद इंपीरियल बैंक बना, उसके बाद SBI बना 1955 में, फिर धीरे धीरे 2 वेव ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ, एक 1969 जुलाई में जब टोटल 14 बैंक को किया गया था, फिर बाद में 8 बैंक, ऐसा कुछ 1980s में, फिर बहुत सारा बैंक प्राइवेट बैंक्स आया 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, जैसे HDFC, एक्सिस बैंक। कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए एक नरसिम्हम कमेटी आया था, एक PK नायक कमेटी आया था। SBI का महिला बैंक और एसोसिएट बैंक को SBI में मर्ज कर दिया गया। 2018 में भी 3 बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक, ये सब कर दिया गया। करेंटली अभी सिर्फ 12 PSB है, अभी भी लास्ट ईयर 10 PSB को सिर्फ 3 PSB में कर दिया गया था 2019 में, अभी सिर्फ 12 PSB है पब्लिक सेक्टर बैंक का स्टेटस अभी बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा NPA हो रहा है, करीबन 80% ऑफ द टोटल NPA आ गया अभी, इसलिए जो है लोअर क्रेडिट क्रिएशन सबको नहीं दे रहा है लोन वगैरह, एनुअल क्रेडिट ग्रोथ कम हो गया। अभी तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है तब जाके थोड़ा सा लोन दे रहा है, नहीं तो वो पार्क कर रखना पैसा दे नहीं रहा है। लेकिन प्राइवेट में 15 to 29% तक लोन दे रहा है। 2010 से 2019 तक बहुत खराब हालत है लोन देने का। फिर हायर लॉसेस भी हो रहा है, लॉस ऑफ टैक्स पेयर मनी, जितना भी हम लोग पैसा रख रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो सारा पैसा वहाँ पे जा रहा है, री इंजेक्शन कर रहा है पैसा। तो देखा जाए तो सारा बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहा है। 93% पुअर मॉनिटरिंग, जितना इन्वेस्ट करता है इक्विटी जितना, उस हिसाब से रिटर्न्स नहीं है, लोअर एफिशिएंसी है एज कम्पेयर टू NPP जो प्राइवेट बैंक है उससे कम रिटर्न है, इसलिए स्लो डाउन आ गया इकोनॉमी में। फिर से VCS चल रहा है, जितना स्लो डाउन आएगा
उतना एनपीए ज़्यादा आएगा, उतना फिर लोअर क्रेडिट क्रिएशन होगा, लोन भी कम देगा। इस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा फिर से लॉस हो जाएगा और एफिशिएंसी कम होगा, फिर से स्लो डाउन। इस तरह से विशियस सर्कल चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन आने से एफिशिएंसी बढ़ेगा, नया नया टेक्निकल चीज़ हो जाएगा, कंप्यूटराइज हो जाएगा, बेटर रहेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, लार्ज साइज हो जाएगा, छोटा छोटा बैंक बड़ा हो जाएगा, वन से बड़ा बड़ा टॉप बैंक निकलेगा। जैसे जापान वगैरह कंट्री में इकोनॉमिक सर्वे में भी 2019-20 में पाया गया था कि हमारा बैंक जो है कमज़ोर है, चाइना वगैरह का बैंक अच्छा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बड़ा बैंक चाहिए। फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी पता चला, फिर गवर्नमेंट का बर्डन कम होगा, फिर से कहीं और दूसरे सेक्टर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1969 से लेकर 1991 तक जब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुआ था, तो 1969 में तो बैंकिंग स्टार्ट ही हुआ था नाइज होना, तो उससे क्या फ़ायदा हो गया? ये हो गया कि रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ब्रांच खुल गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आया और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो गया, फ़ायदा मिला। लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रूरल बैंक बढ़ा है 10 फोल्ड, और 4 फोल्ड जो है एग्रीकल्चर में क्रेडिट मिला है आफ्टर नेशनलाइजेशन। एग्रीकल्चर पहले क्रेडिट नहीं देता था प्राइवेट बैंक। लेकिन केवल मात्र नेशनलाइजेशन से पॉवर्टी एलिवेशन नहीं हुआ, बहुत सारा प्रोग्राम भी हुआ था, नेशनल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, और ग्रीन रेवोल्यूशन से एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ है। प्रोएक्टिव पॉलिसी जो आरबीआई ने लिया है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, फिर आरबीआई का फॉर्मूला था 4:1, जिससे 4 अगर आप रूरल बैंक खोल रहे हो तभी आपको एक ओपन लाइसेंस मिल जाएगा अर्बन ब्रांच। 1977 से लेकर 1991 तक काम कर रहा था ये ओपन ब्रांच का 4:1 पॉलिसी। नेशनलाइजेशन होने के बावजूद 2014 तक को सब लोग अनबैंक्ड ही थे। 2014 में गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंटरवेंशन किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया, प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया, तब जाके जीरो अकाउंट बैलेंस में खुला, तब जाके आया। प्राइवेट बैंक्स का और पब्लिक बैंक का दोनों का ही कंट्रीब्यूशन था जनधन योजना। पीएसबी या प्राइवेट बैंक का नहीं है, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पे। जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कमाइए, ऑटोनॉमी दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा। मनमोहन सिंह जी ने बोला है आरबीआई वगैरह या फाइनेंशियल सेक्टर्स को एक ऑटोनॉमी दीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में रख रहे हैं, फिर आरबीआई भी रख रहे हैं, तो आरबीआई को ऑटोनोमस करके आरबीआई के अंडर में रखिए। और बोर्ड ऑफ बैंक्स आपने बनाया, अपॉइंटमेंट किया है, फिर एक्स्ट्रा विजिलेंस भी देता है, सीबीआई सीबीसी ये लोग भी बोलता है। रेड टेपिज्म है, बहुत ज़्यादा स्लो चलता है ये सब काम। गवर्नमेंट सिस्टम अच्छे से लाइए, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक ही ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइए, पॉलिटिकल इंफ्लुएंस हटा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रेड टेपिज्म हटा दीजिए, जल्दबाजी में काम कराइए। और प्राइवेटाइजेशन भी कोई हाथी घोड़ा नहीं है, नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। येस बैंक को देखिए ना, रिसेंटली राणा सिंह का जो वो तो फिर प्रोमोटर है माइक्रो फाइनेंस में, फिर ओनरशिप भी आप देखिए स्ट्रक्चर उसको चेंज करके कोई अंतर नहीं ला पाएंगे। बस प्राइवेट पब्लिक के जगह पे प्राइवेट का फंड घुसेगा। लेकिन गवर्नेंस फ्रेमवर्क को चेंज करना पड़ेगा और इफेक्टिव रेगुलेशन करना पड़ेगा, हमेशा आई रखना पड़ेगा इन लोगों के ऊपर, केस का काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये नए कमेटी रिपोर्ट में बोला गया था कि एक बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाइए सीबीआईसी, और उसमें सारा जो बैंक का जो सारा जो पीएसबी का शेयर है उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी देखेगा कि कंट्रोल अच्छे से करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा, टारगेट वगैरह सेट करेगा और उसको इंप्रूव कर देगा। ये हैंड्स ऑफ अप्रोच, ऐसा नहीं कि आरबीआई का रेगुलेशन नहीं होगा, आरबीआई भी अपना काम करेगा, लेकिन ये एक ब्रॉड आउट पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम करेगा, पॉलिसी बनाएगा और उसका इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करेगा। गवर्नमेंट को फिलहाल कुछ जो पीएसबी है पब्लिक सेक्टर, उसका ओनरशिप चेंज करके 49% करना चाहिए खुद को और 51% दे देना चाहिए, तो मेजोरिटी स्टेक सेल कर देना चाहिए और देखना चाहिए। और फिर धीरे धीरे पीजे नायक कमेटी या नरसिम्हम कमेटी का रिकमेंडेशन मान के काम करना चाहिए। टोटली सारा शेयर करना नहीं है। और फिर 3 तरह का बैंक बचेगा अभी, एक तो टोटली जो गवर्नमेंट ओन्ड है, एक है मेजोरिटी जो शेयर्स जो गवर्नमेंट का होगा मतलब 51%, और एक माइनॉरिटी मतलब गवर्नमेंट 49% होल्ड करेगा। हाँ, तो सोल्यूशन प्राइवेटाइजेशन नहीं है, द सोल्यूशन इज नॉट प्राइवेटाइजेशन, लेकिन एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क को इंप्रूव करना पड़ेगा, जैसे कि इन्होंने हैंड्स ऑफ अप्रोच में दिया गया था पीजे नायक कमेटी ने। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए कोई भी कंट्री एफटीए करता है, फ्री मार्केट, उससे पहले करता था पीटीए मतलब प्रेफरेंशियल, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज में करता था। हार्वेस्ट भी एक तरह का फ्री ट्रेड ही है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट आया, इससे क्या है, एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपीए सीएसीए लगभग एक ही है, इसमें गुड्स सर्विसेज तो होगा ही, प्लस ये छोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी रहेगा। फिर म्यूचुअल एक दूसरे पे जो है लॉज वगैरह रेगुलेशंस ये सब भी इम्पोज कर सकता है, और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रहता है, मतलब बहुत अच्छा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रहता है। सर्विसेज इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर सकता है सेपा वगैरह के थ्रू। फिर उसके बाद आता है कस्टम यूनियन, जिससे मेंबर जो ट्रेड करेंगे, जो टैरिफ होगा, कस्टम ड्यूटी बहुत कम लगेगा। मतलब सपोजिंग ए और सी एक साथ बिजनेस कर रहा है तो इन लोगों का कस्टम ड्यूटी कम है, लेकिन बाकी सारा कंट्रीज में जैसे यूएसए इंडिया के साथ तो कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगेगा। ये अफ्रीकन नेशंस लोग करते हैं, साउथ अफ्रीकन नेशन, अपने में ये लोग कम कस्टम ड्यूटी, कस्टम यूनियन बोलता है। फिर इसके बाद कॉमन मार्केट मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी लेबर है वहाँ भी जाके काम कर सकता है, इधर भी कैपिटल भी, आप यहाँ भी चाहे तो अपना बिजनेस खोल सकते हैं, कैपिटल लगा सकते हैं, उधर भी जाके लगा सकते हैं, इधर का लेबर उधर लेके जा सकते हैं, उधर का लेबर। ये मर्कसर और साउथ अफ्रीका में है। इकोनॉमिक यूनियन जैसे कि हमारा ईयू में है, यूरोपियन यूनियन और इकोनॉमिक यूनियन एक ही है, मतलब सारा फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी एक ही रहेगा,
करेंसी भी एक ही है जैसे यूरो, बैंक और लीगल इंस्टीट्यूशन एक ही है जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट और आपका जो यूरो बैंक। हाईएस्ट आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है बिटवीन द इकोनॉमीज। पोटेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइंड बाय इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में किया है आफ्टा, अफगानिस्तान, मर्कोसूर और चाइल्ड। ट्रेड तो सार्क, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के लिए केवल मात्र अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। नेपाल, श्रीलंका इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अफगानिस्तान तो सार्क का मेंबर है लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो पीटीए हो गया प्रेफरेंशियल। ईस्ट एशिया में केवल थाईलैंड के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो भी अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। ईरान और मलेशिया के साथ सेसा और सेपा है साउथ कोरिया और जापान के साथ। जापान है तो सेपा है CEPA। ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशन मतलब इंडिया सोच रहा है EU के साथ, यूरोपियन यूनियन से बात चल रहा है। श्रीलंका के साथ इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन करना चाहता है क्योंकि ऑलरेडी पोर्ट वगैरह बना रहा है ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट। मॉरिशियस भी थोड़ा आगे जाके ही है तो मॉरिशियस के साथ भी सोच रहा है लेकिन CPA का सोच रहा है वहाँ पर। और EFTA एफ्टा का सोच रहा है। ईरान और साकू के साथ PTA सोच रहा है। FTA न्यूजीलैंड। ईरान से इंट्रोड्यूस हुआ था सैफरॉन इंडिया में पहले फर्स्ट सेंचुरी में और ये बहुकम नाम संस्कृत में बोला जाता है। यूनिकनेस ये है कि ये 1600 से लेके 1800 मीटर एकदम अबव सी लेवल बहुत हाई में होता है ये, और ये लॉन्गर होता है, थिकर होता है स्टिग्मा में, और इसका कलर भी डीप रहता है, एरोमा भी अच्छा रहता है, फ्लेवर बहुत बिटर रहता है, केमिकल फ्री प्रोसेसिंग रहता है। टाइप्स ऑफ सैफरॉन है लच्चा, मोंगड़ा एंड गुच्ची सैफरॉन। 2018 में 95% कम हो गया था सैफरॉन कल्टीवेशन, लेकिन पैम्पोर द हब ऑफ सैफरॉन कश्मीर में है। ये एक्सपेक्टेड कि इस बार बम्पर क्रॉप होगा क्योंकि इनिशिएटिव लिया गया है नेशनल मिशन ऑन सैफरॉन के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। और ये ईरान जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद अभी कश्मीरी है। इंडिया का जो कश्मीर का GI टैग है वो रिसेंटली मिला है ताकि वो एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा कर पाए और अच्छा प्राइस मिले हमारे फार्मर्स को और कोई एडल्ट्रेशन ना हो पाए। GI टैग कंट्री या प्लेस ऑफ ओरिजिन के ऊपर होता है, प्रोडक्ट का एश्योरेंस, क्वालिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, और ये पेरिस कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में कवर किया गया था एज एन एलिमेंट ऑफ IPR। आर्टिकल 22 से लेकर 24 तक जो ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है WTO का, जो कंक्लूडिंग एग्रीमेंट था उरुग्वे राउंड ऑफ GATT नेगोशिएशन जो जनरली एक्सेप्टेड ट्रेड एग्रीमेंट था ना, उसके ऊपर इंडिया WTO का मेंबर है और ये इनैक्ट किया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स जो है रजिस्ट्रेशन और ये प्रोटेक्शन के लिए एक्ट 1999 इन इफेक्ट में आया सितंबर 2003 से। रजिस्ट्रार ऑफ GI के ऊपर रहता है कंट्रोलर जनरल जो कि पेटेंट ट्रेडमार्क वगैरह सब दिखता है, और उसके ऊपर रहता है डिपार्टमेंट जो DPIIT मतलब इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का जो प्रमोशन के लिए प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसके ऊपर रहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो फाइनली GI टैग देता है। कभी वायरस बॉडी में रह जाता है लेकिन रेप्लिकेट नहीं करता है, डोरमेंट हो जाता है, बाद में रीएक्टिवेटेड हो सकता है, रीअपियर कर सकता है, एक्टिव इन्फेक्शन फिर से हो सकता है, रेप्लिकेट करते करते वो फिर से सिम्टम्स दिखाएगा, अटेंड वायरस फिर से एक्टिव फेज में आ सकता है। HIV के केस में, हर्पेस चिकन पॉक्स के केस में हो सकता है आप में था लेकिन HIV में बहुत दिन तक नहीं दिखाता है, बाद में फिर दिखा देता है। 19 में भी देखा गया है चाइना में स्पेसिफिकली रीएक्टिवेशन हुआ है, फिर से पॉजिटिव हुआ है, डिटेक्शन बाय मशीन पहले फॉल्स दिया था बाद में फिर से आया है क्योंकि ये आउटसाइड द लंग्स भी सर्वाइव करता है ये वायरस। नेगेटिव हो गया मतलब जरूरी नहीं है कि खत्म हो गया। दिख जाए तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए कोविड-19 का, लेकिन अगर सिम्टम्स चला जाए तो फिर रिकवरी करने दीजिए। अगर क्रिटिकली इल ना हो तो बार बार टेस्ट करवाने का दरकार नहीं है, 2-4 बार। सर्वे चेक करता है पॉपुलेशन में कितना एंटीबॉडीज पाया गया है, इसके लिए एंटीजन टेस्ट करता है, स्कैन करता है, RTP रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब RT-PCR। एंटीबॉडीज हमेशा रिस्पॉन्स टू कोरोना वायरस होता है इन द ब्लड। एंटीजेंस और PCR मतलब पॉलीमरेज चेन टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है, ये थोड़ा बेटर है जो RT है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है इसमें। एंटीजन सिर्फ बताएगा कि वो है कि नहीं या एंटीबॉडी बताएगा वो था कि नहीं, पहले भी अगर था तो बताएगा। इन्फेक्शन होने के 5 दिन के अंदर आप डिटेक्ट कर सकते हो एंटीबॉडीज, लेकिन 21 दिन तक कोरोना वायरस रहता है। एंटीबॉडीज अगर सिमिलर कोई भी वायरस अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट में डिफेंस प्रोवाइड करता है कोई फ्रेश इन्फेक्शन से। SARS-CoV-2 के केस में एंटीबॉडीज कितना दिन तक रहता है ये पता नहीं है, लेकिन जितना दिन तक रहेगा कोई भी फ्रेश इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा। एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से हमको प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज देखने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए। नेचर डिजीज है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेडिकल काउंसिल रिसर्च ने ICMR ने पहले बोला था यूज मत कीजिए चाइनीज मैन्युफैक्चर एंटीबॉडी किट, लेकिन दिल्ली ने रिसेंटली यूज किया है इसको लॉजिकल सर्वे में। एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी का फर्स्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस रहता है वो है आपका जो करेंसी आपके पास रहेगा, या तो IMF का जो रहता है पैसा या तो रिजर्व ट्रांसपोजिशन, और सेकंड लाइन होता है ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, और ये स्पेकुलेशन जो मार्केट में जो दाम घटता बढ़ता है वो कम करता है। UN रिपोर्ट के हिसाब से कर्नाटका केरला रीजन में इंडिया को ISIS का थ्रेट है, जैसे ओसामा बिन लादेन 2011 में मर गया,
फिर अबू बकर बगदादी जो मारा अक्टूबर 2019 में, अभी एक स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा हो गया, ये लोग रिवेंज लेने के लिए तुला हुआ है। तो ये लोग ट्रांसफ़र करता है फंड, तो वहाँ से ये लोग पैसा लेता है किडनैपिंग करके, ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल करके, रैंसम, किलिंग, मर्डर, ये सब करके ये लोग पैसा ले रहा है, सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा रहा है और पर सेल्स एक्टिव कर रहा है। जैसे इराक में, मालदीव्स में और फिलीपींस में ऑलरेडी अटैक हो चुका है। टू प्रिवेंट एसेट फ्रीज करना पड़ेगा और जो भी है लेंस से हम लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस 2019 में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में टोटल 95 सुसाइड्स हुआ है, क्योंकि ह्यूमिलेटिंग टॉन्ट से जवान और ऑफिसर में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन किया जाता है। एपलेट में देखा गया है उनका सर्विस कंडीशंस वगैरह में प्रॉब्लम, डिस्प्यूट बहुत सारा आता है। स्ट्रेसफुल कंडीशन रहता है क्योंकि स्ट्रेस बहुत रहता है, वर्क स्ट्रेस, घर फैमिली को छोड़ के जाना पड़ता है। इसे शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स भी बहुत ज़्यादा हो गया है, वर्कलोड बढ़ गया है, टेंशन है, जैसे बच्चों का पढ़ाई हो गया, मैरिटल डिस्कॉर्ड रहता है, ये छोड़ के एनक्रोचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत लोग प्रॉपर्टी वगैरह ले लेता है, तो बाहर काम करता है ना, देखभाल नहीं करता वगैरह भी नहीं मिलता है। पीएफ के एक ऑफिसर को अंडर ऑफिसर ने शूट कर दिया कि ऑफिसर और सोल्जर्स में बहुत अनबन रहता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाता है ऑफिसर लोग। ये छोड़ के एक म्यूचुअल जेलसी भी है, क्योंकि वो लोग टॉप पोजीशन में बहुत कुछ एक्स्ट्रा एंजॉय करते हैं। ये वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए, ग्रीवेंसेस डिटेल के लिए एक एपीलेट ट्रिब्यूनल चाहिए जो गवर्नमेंट लिबरेटेड जो भी पॉलिसी में आएगा इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करे, सर्विस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैटर्स। टाइमली प्रमोशन नहीं मिल पाता है, फुल काम करना पड़ता है। रोगी कल्याण, जननी शिशु सुरक्षा और जननी सुरक्षा ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है। सेहत जो है ये हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन के लिए आया गया है, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। टैग मिला तिरुड़ बितल लीफ केरला और इक्कल साली कर्नाटक। अंगोना फेली ये एंशिएंट एंसेस्टर है डायनासोर का, मडागास्कर में पाया गया। ये देखिए बोल रहा है कौन गया था, कोंगोना कौन गया था, ये ले। तावद्या मतलब ताड़ वाला इंस्ट्रूमेंट, जैसे एक तारा वेस्ट बंगाल में, कैमचा महाराष्ट्र में और वायलिन यूज होता है। मेडिटेरेनियन सी के नीचे ये देखिए गल्फ ऑफ स्ट्रिप।